और चलिए अब सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम थैंक यू डॉक्टर से, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टरों का सम्मान किया जाएगा। विश्वास जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि ये बहुत आसान नहीं था। पहले तो मैं सीधे आपको उस सवाल पर लेकर आता हूं जिसकी सराहना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी की है, क्योंकि ये आसान नहीं था सर। कोई आपके पास मिसाल नहीं थी, कोई आपके पास ये नहीं था कि हमारे पहले कैसे हुआ है। तो किस तरह से इतने कम समय में आपने किया और आपने काफी लीड ली, टीम को लगातार आप बैठते रहे, गाइड करते रहे, कैसा अनुभव रहा ये? नहीं शरद जी, आपने बिल्कुल बहुत सही बात बोली कि ये एकदम नया था और ये भी बिल्कुल सही है कि इसको लेकर चर्चाएं तो होती रहीं। 75 साल में वो नहीं हो पाया। लगातार बात होती थी कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए, और लोग ये भी मानते थे कि ये संभव भी नहीं है, ग्रंथि थी। कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों के ये घर कर गया था कि इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमने सोचा एक दिन हिंदी दिवस वाले दिन बोला, और प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, मुख्यमंत्री जी का आह्वान था। और जब हमने कहा जाता है जब चाह होती है तो राह बनती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। हमने शुरुआत की और हमने ये सुनिश्चित किया कि हम इस पूरे मामले को लेकर सभी तरह की विषय पर बातचीत करेंगे। दुनिया भर में 16 देश हैं जो अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं। वो हमारे लिए कहीं ना कहीं आशा का एक बिंदु था। हमने इस बात का भी विचार किया कि 12th में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं। और हमने जब मैंने पहले मीटिंग ली तो मेरे अधिकारियों का जो चेहरा था वो इस बात का मुझे संदेश दे रहा था कि नेताजी ज्यादा बोल रहे हैं, कुछ होगा नहीं। और मैंने उनसे मीटिंग के बाद पूछा भी तो उन्होंने इस बात की सहमति व्यक्त की, सर पॉसिबल नहीं है। हमने एक टीम बनाई, मैंने मेरे मेडिकल कॉलेज के सभी टीचर्स को तैयार किया। उनसे मैंने कहा कि जो जो इस काम में लगना चाहते हैं वो आएं। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, धीरे धीरे लोगों ने उसमें सहमति दी। टोटल मिलाकर जब शुरू में तो 2 या 3 लोग थे, पर आखिरी में जाकर 97 डॉक्टर्स ने कहा कि हम इस काम में लगेंगे। फिर हमने एक EOI निकाला। फिर उसके बाद हमने ये सुनिश्चित किया कि हम कॉपीराइट एक बड़ा इशू था, तो हमने ये विचार किया कि जो पॉपुलर किताब है ना उसको हम उसी पर हम काम करेंगे। तो हमने पब्लिशर से बात की, पब्लिशर को तैयार किया। मैं कोलकाता गया उसके लिए, क्योंकि कोई तैयार नहीं था। वो कहते थे ये हो ही नहीं सकता। उनको मैंने बुलाया, उनको बहुत अपना जो स्टैक था वो लगाया, मेरी पूरा विश्वास उनको दिया। फिर हमने ये विचार किया कि हम इस पूरे मामले में इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हम अंग्रेजी से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है ये। इस पूरे मामले को हम हिंदी इंग्लिश नहीं करेंगे। इसलिए हमने ये विचार किया कि जो टेक्निकल शब्द है उसको हम एज इट इज रखेंगे, उसका हम हिंदी में अनुवाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि हम एंजियोप्लास्टी का हिंदी शब्द लेके आए। ये पॉसिबल नहीं था कि किसी के किडनी में यदि स्टोन है तो हम ये बोलें कि उसकी किडनी में पाषाण है। ये तो पॉसिबल नहीं था। तो हमने विचार किया कि इसको हम हिंदी को केवल हम देवनागरी में करेंगे, टेक्निकल वर्ड नहीं बदलेंगे, और हम इन किताबों का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, ट्रांसलिटरेशन करेंगे, रूपांतरण करेंगे। और हमने उसका रूपांतरण किया। हमने 97 जो हमारे टीचर्स का ग्रुप था उनको तैयार किया। सबसे पहले पहला कट हमने दिया उनको। फिर उस जो पहला कट था उसके बाद वो 97 लोगों को हमने अलग अलग सब्जेक्ट दिए। वो जब होके आया तो फिर हमने एक वैलिडेशन की एक कमेटी बनाई, उसका सत्यापन किया, और उसके बाद हमने प्रूफ रीडिंग के बाद प्रिंटर को भेजा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया चली, पर कहा जाता मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां जुड़ता गया। तो अकेले हम चले थे, 97 लोग हमारे साथ जुड़े, और हमने 4 महीने में वो काम कर दिया जो 75 साल में नहीं हुआ। कमाल है साहब, कमाल है, कमाल है, कमाल है। कितनी खूबसूरत बात है।
और इसमें शरद जी एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, जब मैंने बातचीत की तो जिस प्रकार से नकारात्मक माहौल था, मुझे लगा कि मुझे इसको कहीं ना कहीं मिशन मोड पर ले जाना है, एक आंदोलन है, एक हमारी जिंदगी का मिशन है। तो मैंने ऐसा विचार किया कि इसको लेकर एक मैं वॉर रूम बनाऊंगा। अब वॉर रूम बनाऊंगा तो वॉर रूम में कोई आए तो उसको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की कि वॉर रूम का नाम क्या रखें। तो मैंने अलग अलग साहित्यकारों से, बड़े लोगों से बात की, महेश श्रीवास्तव जी से भी बात की, और मैं यहां पर उनका नाम ले रहा हूं। तो उन्होंने दो तीन नाम सजेस्ट किए, उसमें एक मंदार नाम आया। मंदार वो पर्वत है जो अमृत मंथन के समय मथनी के रूप में उपयोग हुआ था, तो मुझे वो बहुत मौजू लगा। तो हमने हमारे जो वॉर रूम है उसका नाम मंदार रखा कि हम मंथन कर रहे हैं, अमृत मंथन है, और इसमें एक मंथन है, इसमें हिंदी का अमृत निकलेगा। तो हमने मंदार वॉर रूम बनाया और वो अभी भी चल रहा है। हम सेकेंड ईयर पर काम कर रहे हैं। हमने फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की किताबों का ट्रांसलिट्रेशन कर लिया, जो अब कैरिकुलम में आ गई है। हमने लड़ाई, अलग अलग क्लासेस नहीं होंगी, एक ही क्लास होगी, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। सर, मैं एक बार चाहूंगा कि हम फिर देखिए, आप 4 महीने में वो कर दिया गया जो, तालियों से स्वागत कीजिए इसका, 75 वर्षों में जो नहीं हुआ। और विश्वास इनका भी नाम है, और इसी विश्वास से इन्होंने विश्वास की एक ऊंची उड़ान को भरा और वहां पहुंचे। और विश्वास ही जीवन का वो तत्व है। और ये कमाल है सर, ये आसान नहीं है, क्योंकि ये जैसा बता रहे थे मुझे, कॉपीराइट इशू था, और फिर दूसरा उन डॉक्टर्स को और उन ब्यूरोक्रेसी को ही नहीं भरोसा था कि नेताजी, जो इन्होंने बहुत दिलचस्प तरीके से बताया कि कैसे होगा ये। सर, जो हिंदी और अंग्रेजी को लेकर एक हमारे देश में खाई है, हालांकि मैं भी ये चाहता हूं कि वो लोग और ज्यादा हिंदी बोलें जिनकी अंग्रेजी बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी ये पता नहीं ये क्यों हमारी मानसिकता हम में बैठी हुई ये चीज। और शायद आप भी इससे खूब जूझे होंगे, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो प्राध्यापक गण हो MBBS के, उन्हें लगा होगा कि अंग्रेजी के बिना हिंदी में कैसे पढ़ाएंगे। नहीं, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, अंग्रेजी की वकालत वो करते हैं जो हिंदी मीडियम के। देखिए, दिक्कत ये आई है, मैंने जितने डॉक्टर्स थे जो मेरी टीम में थे, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपका मीडियम क्या था। उन्होंने कहा हिंदी। मैंने कहा आप फर्स्ट ईयर में आए तो आपको दिक्कत हुई? कहने बहुत दिक्कत हुई, पर उसके बाद आप क्यों तैयार नहीं? कहने नहीं सर, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो ये जो ग्रंथि है, और शरद भाई, ये ग्रंथि मुझे लगता है कि हमारी देश में जो गुलामी के बाद अंग्रेजों ने बहुत ही, मैं सोचता हूं, षड्यंत्र पूर्वक हमें ये आज़ादी सौंपने का काम किया। और लॉर्ड मैकॉले ने जो शिक्षा पद्धति बनाई, उसको भेजा इसलिए गया था कि वो हिंदुस्तान को परमानेंट रूप से गुलाम करने का, उनकी पद्धति को किस प्रकार स्थापित करें, इसका काम उन्हें दिया गया था। तो लॉर्ड मैकॉले की जो शिक्षा पद्धति है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज, हमारे जड़, हमारा मूल, ये कमजोर है। जो अंग्रेज का है वो ज्यादा अच्छा है। ये जो भावना आई, इसके कारण ये ग्रंथि बनी। पर मैं इस मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा। उन्होंने इस बात की शुरुआत की। और इसमें एक दिलचस्प मामला यह है कि अमित भाई के कर कमलों से हमने इसका लॉन्च इसलिए कराया कि वो राष्ट्रीय हिंदी जो भाषा समिति, उसके अध्यक्ष भी है, वो देश का गृह मंत्री ही होता है। तो ये काम में वो लगे ही हुए हैं। तो हमने इसीलिए उनसे ये विमोचन करवाया। मुझे लगता है कि अब ये शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से जो आपने कहा है, ये अब ग्रंथि खत्म होगी, लोग आएंगे और हिंदी, फिर मैं कहूँगा कि अंग्रेजी एज लैंग्वेज हमें बोलने में कहीं दिक्कत नहीं है, पर मेरी मातृभाषा को मैं ना छोड़ूं। और एक दिलचस्प यहाँ पर बात और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप, एक स्टडी हुई है, आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, हम सपने अपनी मातृभाषा में ही देखते हैं। आपने कभी अंग्रेजी में सपना नहीं देखा होगा। बहुत 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 बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल बात है। स्टडी है कि कोई भी व्यक्ति सपना देखता है तो सपने में वो अपनी ही भाषा में देखता है। अब ये हमने चढ़ा लिया। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, पर हम हिंदी को ना छोड़े। बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात आपने कही।
सर, कोई ऐसा अनुभव हुआ इस दौरान आपको कि जो आपके मन में बैठ गया हो? सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। किसी अंग्रेजी के समर्थक ने ये कहा हो कि विश्वास जी ये बड़ा चुनौती पैदा करेगा, या किसी हिंदी समर्थक ने भावुक होकर कहा कि अब मैं समझ पाऊंगा, पढ़ पाऊंगा। किसी स्टूडेंट ने, किसी टीचर ने, जैसे आपने खुद बताया कि कई प्राध्यापक ऐसे थे जिन्हें बड़ी। सबसे जोरदार किस्सा है कि अभी हम 1-2 दिन पहले प्रभुराम चौधरी जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो डॉक्टर भी हैं, हम और वो एक किसी फंक्शन में डायस शेयर कर रहे थे। मेरे पहले उनका भाषण था और उन्होंने यही बात बोली कि विश्वास जी, यदि आप उस समय चिकित्सा शिक्षा मंत्री होते तो शायद मुझे इतनी कठिनाई नहीं होती जो मुझे मेडिकल करने में हुई। क्या बात है, क्या बात। तो उन्होंने ये बोला कि यदि उस समय हिंदी होती तो निश्चित रूप से हमें बहुत फायदा मिलता। तो निश्चित रूप से देखिए, जब हमने इसकी लॉन्चिंग की और हमने इसकी शुरुआत की, पूरी दुनिया से शरद जी मेरे पास बधाई के संदेश आए। वो लोग जो बाहर विलायत में बैठे हुए हैं, जो हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे बधाई दी। और मैं यहाँ पर एक बात और, बहुत मुझे इस बात का बड़ा फक्र है, शुरुआत में इसका बड़ा विरोध हुआ और इसको लेकर बहुत सारी मेरे खिलाफ भी बातें हुई। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो इसको कहीं ना कहीं भगवा से जोड़ने की कोशिश की कि ये हमारा भगवा एजेंडा है, ये शिक्षा का भगवाकरण है। पर मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमने ये काम किया, लॉन्च हुआ, और उसके बाद पूरे देश में और पूरी दुनिया में इसका जो सकारात्मक माहौल बना। उसके बाद लैंसेट, यहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो जानते होंगे, इस मेडिकल फ्रेटर्निटी का गीता है और रामायण है लैंसेट, उसने इस पर मेरे लिए आर्टिकल लिखा। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि वो लोग प्लान कर रहे हैं, हो सकता है लैंसेट अब आगे आने वाले समय में हिंदी में भी आए। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि। तालियों से स्वागत कीजिए इसका। बिल्कुल ठीक बात है। और जो शेर आपने पढ़ा बिल्कुल सही है कि मुझे लगता है कि सिर्फ ऊपर जो सख्त परत थी और नीचे पानी था, आपने उसको हटाया है। और दुनिया के 16 देशों में ये पढ़ाया जाता है, तो कितना हिमालयन टास्क था, इसको आपने पूरा किया। सर, इस चीज के बाद मध्य प्रदेश एक पायनियर तो हो गया है, लेकिन चिकित्सा शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो हमने बहुत बेहतर काम किया है। कोविड के समय मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो काम हुआ उसमें मैं बेहिचक कहूंगा कि डॉक्टर्स, आपके मेडिकल कॉलेजेस और तमाम टीम ने, पैरामेडिक्स ने अद्भुत काम किया। फिर भी स्वास्थ्य एक ऐसा पैमाना है जहां हमें और बेहतर होने की उम्मीद है। मुझे मालूम है कि आप एक ऐसे युवा कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो हमेशा मैक्सिमम चाहते हैं जनता के लिए। तो क्या आप आगे कुछ और ऐसे स्टेप्स लेकर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश इसमें भी एक बहुत गौरव के साथ देश में खड़ा हो? देखिए शरद भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये जो कोरोना था, जो कोविड का समय था, उसने इस पूरे देश में या पूरी दुनिया में इस बात को तो स्थापित किया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हमें और चुस्ती और दुरुस्ती की ज़रूरत है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस बड़ी महामारी को जिस प्रकार से डील किया, केंद्र की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने किया। निश्चित रूप से एक बड़ा टास्क था। हम लोग करीब 1 महीने सोए नहीं। हमारे पास बड़ी चुनौती थी, चाहे वो दवाई की हो, ऑक्सीजन की हो, रेमडेसिविर की हो, आईसीयू बेड्स की हो। निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज था। पर मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा, जिक्र किया कि इन दिनों में निश्चित रूप से डॉक्टर्स ने वो कुछ करके दिखाया जो शायद पहले कभी नहीं किया। हमारे डॉक्टर्स को मैं बधाई दूंगा, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, बहुत जबरदस्त काम किया। हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने 1 साल के अंदर वैक्सीन बना दी, सोचिए आप कितना बड़ा काम है। और उससे ज्यादा बड़ा काम यह हुआ, वैक्सीन बनाना चुनौतीपूर्ण था, पर उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था वैक्सीन लगाना। 350 करोड़ डोज लग गए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक ये विषमता, भौगोलिक विषमता वाला, संस्कृति बहुत कुछ बदलती है, रहन सहन बदलता है। उस भौगोलिकता के विषमता वाले देश में 350 करोड़ डोजेज लगाना निश्चित रूप से ये बड़ी काम था। तो कोविड में तो काम अच्छा हुआ, पर उसके बाद हमें ये संदेश मिला कि हम अपने हेल्थ सर्विसेज को बहुत अच्छा करें। देश भर में हुआ है, मध्य प्रदेश में हमने बहुत काम किया है, और चिकित्सा शिक्षा के मामले में भी हमने बहुत काम किया है।
हमारा मानना है, क्योंकि हमें जिम्मेदारी मिली है डॉक्टर्स तैयार करने की, तो हमारा एकेडमिक्स और उससे हमारे मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों के माध्यम से टर्शरी केयर आम जनता को, गरीब जनता को मिल सके, उसको लेकर हमने काम किया। हिंदी में हमने काम शुरू किया। एनएमसी के जितने हमारे पीजी के नई विधा हैं, मध्य प्रदेश अब पहला राज्य होता है जो उसको अप्लाई करता है। इन्फेक्शियस डिजीज का मामला हो, इमरजेंसी मेडिसिन का मामला हो, तरह तरह के जो नई नई विंग आ रही हैं वो हम सब अपने मेडिकल कॉलेज में ला रहे हैं। हमारे अस्पतालों में हम उत्कृष्ट इलाज कर सकें उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में आमतौर पर महंगे जो इलाज होते हैं उनको छोड़ा जाता है। हम आईवीएफ हम कर रहे हैं, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम शुरू कर रहे हैं। हम देश के पहले राज्य बने हैं जो कि जिसने नॉलेज शेयरिंग मिशन की स्थापना की है। दुनिया भर के वो प्रकल्प जिनसे हम कुछ नॉलेज ले सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, उनके साथ हमने एमओयू किया। अभी एमरी यूनिवर्सिटी यूएस के साथ, गांधी मेडिकल कॉलेज के साथ हमने एक एमओयू किया है। हम देश के पहले राज्य हैं जिसने मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया है। हम टेक्नोलॉजी पर बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूं। हम एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत काम कर रहे हैं। हम मशीन लर्निंग पर बहुत काम कर रहे हैं। इन सबको हम इलाज के साथ और हमारे जो शिक्षा की पढ़ाई है उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो हम कुछ नया करते हैं। मैं थोड़ा नया करने वाला व्यक्ति हूं। मैं कुछ ना कुछ नया जरूर करता हूं और मुझे ऐसा विश्वास है कि इसके बहुत सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल विश्वास जी की फ्लाइट है 9-9:15 बजे की, तो इनको जाना है। बस एक छोटा सा सवाल लेकर पॉलिटिकल मैं खत्म करूंगा। सर अलाउ करेंगे आप तब? जी 5। सर ये पॉलिटिकल सवाल इसलिए है क्योंकि आप एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का एक चेहरा भी है बतौर स्पोक्स पर्सन। आप जिस तरह से तमाम हमलों का जवाब भी देते हैं जो बीजेपी पर होते हैं। मेरा सवाल सर ये है कि वैक्सीनेशन का जो हमने टास्क किया इसकी पूरी दुनिया में सराहना हुई। आज विदेश नीति की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री फिलिस्तीन भी जाते हैं और इजराइल भी जाते हैं। शिव शंकर जी जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री जी जिस तरह से बात करते हैं वो अमेरिका को भी बहुत विनम्रता से समझा देते हैं और दुनिया के दूसरे देशों को भी। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी की एक स्टीरियोटाइप इमेज भी कुछ है कि 370 राम मंदिर, इसके लिए लोग वो नहीं देख पाते हैं कई बार, या जिसके लिए बीजेपी के लिए जो काम पीछे हो रहे हैं या उन कामों को लोग अभी ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कि धारा 370 हटाना, ये पूरे देश में इसकी प्रशंसा हुई। राम मंदिर बनाना, मुझे लगता है इस देश के 130 करोड़ देशवासियों का सपना था, वो हमने पूरा किया। ट्रिपल तलाक एक बड़ी कुरीति थी, उसको माननीय मोदी जी ने समाप्त किया और ये तो हमें दिख रहा है। उसके अलावा जैसा आपने कहा विदेश नीति, देखिए पहली बार आप देखिए कि कोई देश का प्रधानमंत्री जो इजराइल गया, क्यों नहीं गया? हम 70 साल तक इस पर हम विचार नहीं करेंगे। वो इजराइल जो हमें मदद करता है, पर कोई एक दूसरा देश जो हमसे तुष्टीकरण के कारण नाराज हो जाएगा, इसलिए हम इजराइल जैसे दोस्त के यहाँ ना जाए। और देखिए मैं फिर कहना चाहता हूं, एक आपने बहुत अच्छी बात की है, इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए और उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सम्मान हुआ ये भी हमने देखा है। G20 एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूं, अभी मेरे ख्याल से 18 दिन पुरानी बात है। G20 का सम्मेलन पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। G20 के सम्मेलन में पहली बार इस देश का प्रधानमंत्री नहीं गया, पहले भी गए, पर इस देश का प्रधानमंत्री G20 के सम्मेलन में जाता था तो वो आखिरी कुर्सी पर वहां बैठता था जिसमें कैमरे का और मोबाइल के कैमरे का फोकस ही नहीं हो पाता था। आज हमारा प्रधानमंत्री खड़ा होता है तो इस देश के प्रधानमंत्री से मिलने अमेरिका का राष्ट्रपति आता है, खुद आता है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। हमारे कोर इश्यूज पर हमने काम किया है और वो उसकी सफलता भी हमें मिल रही है। धारा 370 हटने के बाद देखिए आतंकवादी गतिविधियां खत्म हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, निश्चित रूप से देश में बहुत काम हुआ है। जी, तो ये जो कई बार कुछ पॉपुलिस्ट इश्यूज आ जाते हैं, पठान फिल्म का डिस्प्यूट है, ये तमाम है, इसको बीजेपी से जो जोड़ने की कोशिश कर दी जाती है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? जो असली चीज है उसको देखें आप। नहीं, देखिए मुझे लगता है नहीं, ये हम असली और नकली पर नहीं जा सकते शरद भाई। हमें ये जरूर विचार करना पड़ेगा कि हमारी देश की संस्कृति पर कुठाराघात होता है तो उसको छोड़ने की कोशिश क्यों करते हैं? क्यों इस देश में बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज के देवी देवताओं का अपमान होता है और हम बोलते हैं इसको निगलेक्ट कर दो?
क्यों ऐसा हम करते हैं? हमें ये विचार करना पड़ेगा ना। मैं आपकी भावनाओं को ना छेड़ूं, आप मेरी भावना को ना छेड़े। आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं तुम करो तो प्यार और हम करें तो लफड़ा? ऐसा नहीं होगा। हमें ये विचार करना पड़ेगा कि यदि मैं दूसरे की भावना का यदि सम्मान कर रहा हूं तो मेरी भावना का सम्मान करना ये दूसरे का कर्तव्य है। मैं किसी फिल्म के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, पर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यदि मेरे कुछ कहने से, मेरे कुछ करने से, मेरे किसी तरह के फिल्म बनाने से यदि आप पर कुछ गलत असर पड़ता है तो मैं छोड़ू ना वो बात। मैं क्यों पकड़ता हूं? क्या मैं इसलिए पकड़ता हूं कि मेरी फिल्म पॉपुलर हो जाए? क्या मैं इसलिए पकड़ता हूं कि मुझे इससे रेवेन्यू ज्यादा मिल जाए? देखिए, विचार करना पड़ेगा। और मुझे फिर लगता है, फिर वही बात आ गई, वही ग्रंथि। जब जैसे हिंदी की ग्रंथि है, ऐसा ही इस देश की संस्कृति को हम यदि पालन कर रहे हैं तो वो ग्रंथि भी चलती है। देखिए, ये ग्रंथि को खत्म करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मेरा मूल, मेरी जड़, मेरी संस्कृति, मेरी विरासत, मेरी रीति, मेरे रिवाज, मेरा वो तत्व जिसके कारण ये हिंदुस्तान है, उसको हम नहीं पकड़ेंगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। विश्वास जी, कुछ लोग इस छवि को गडमट करने की कोशिश करते हैं। हम आज दुनिया में, तकनीक में, हम नासा के साथ हम खड़े हुए हैं। वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हैं। विदेश नीति का डंका हमारा बज रहा है। लेकिन ये जो कल्चर, संस्कृति, इन तमाम चीजों को, मैं उस वर्ग की बात कर रहा हूं जो बीजेपी की आलोचना करता है। वो ये कहता है कि बीजेपी की छवि गडमट होती है इससे। आप बड़े पारंपरिक मान लिए जाते हैं। देखिए, हमें बिल्कुल इस बात का फिक्र नहीं है कि हमारी डगमग होगा या जगमग हो। इससे जगमग हो रही है, ध्यान रखिए। क्या बात? इसलिए हो रही है जगमग क्योंकि हम 2/3 के साथ आ रहे हैं देश में जीत कर। और यदि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखेंगे तो हमारे काम, हमारा कार्यक्रम की मोहर चुनाव होती है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, आपने संस्कृति की बात की। इकबाल कह के गए थे, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। यदि मैंने अपनी संस्कृति छोड़ दी शरद जी, तो मेरी दास्तां नहीं रहेगी। दुनिया में वही चला है, वही बड़ा है, वही आगे निकला है जिसने अपनी जड़ों को पकड़ा है। कोई भी पेड़ बिना जड़ के नहीं रहेगा। ये मेरी संस्कृति, मेरी जड़ है, इसको कैसे छोड़ेंगे? और नासा में यदि हम पहुंचे हैं तो ध्यान रखिए, मेरी संस्कृति के कारण पहुंचे हैं। आप यजुर्वेद पढ़िए। यजुर्वेद क्या है? पूरी की पूरी एरोनॉटिक्स है उसमें। हम छोड़ रहे हैं। मेरे शास्त्र पढ़िए, जितने साइंटिफिक हमारे शास्त्र हैं, हमारा धर्म में उतना कोई नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि हम संस्कृति को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे या हम इससे विकसित कहलाएंगे, तो हमें ऐसा विकसित नहीं कहलाना। हम अपनी संस्कृति के साथ विकसित होंगे। बहुत खूबसूरती से आपने अपनी बात कही है। इससे कोई इत्तेफाक करना ही होगा कि आप सब ये मानेंगे कि आप अपनी रूट्स को तो नहीं इग्नोर कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता के मैं खत्म करूंगा सर। साउथ कोरिया में जब सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं और 2 गाड़ियों में भिड़ंत हो जाती है तो बिल्कुल भारत की तरह दृश्य होता है। वो आपस में बहस करते हैं, लड़ते हैं और कई बार ऐसा लगता है मारपीट हो जाएगी। जब चरम पर पहुंचती है लड़ाई तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है, आपकी उम्र क्या है? व्हाट इज योर एज? तो वो उम्र जैसे ही सुनते हैं और जिसकी उम्र ज्यादा होती है, छोटी उम्र वाला उसको झुककर नमस्ते करता है। कोई ड्यूज नहीं मांगता, कोई क्लेम नहीं करता। ये उनकी परंपरा है। लड़ते हमारी तरह। तो आपकी इस बात से लोग शरद जी, मुझे लगता है कि आपने एग्जाम्पल साउथ कोरिया का दिया ना, है? मुझे लगता है कि इस सदन में बैठे हुए सब लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे यहाँ ऐसी संस्कृति है कि हम तो लड़ते भी नहीं हैं। आप देखना, मैं भोपाल की संस्कृति बताऊं, पुराने डॉक्टर साहब वगैरह सब बैठे हैं, स्कंद त्रिवेदी साहब बैठे हैं, डॉक्टर हमारे बैठे हुए हैं। तो भोपाल में तो ऐसा होता है, यदि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो हमारे भोपाल वाले तो ये बोलते हैं, आप बैठो, हम पंचर सुधारवाते हैं, आराम से चाय पियो। तो हमारी संस्कृति तो ये है। हिंदुस्तान की संस्कृति तो हर जगह से ऊपर है। देखिए, हमारी सहिष्णुता। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आप तो बहुत विद्वान हैं और आप हिंदी में बहुत दखल रखते हैं। एक दिन मैं बैठा था तो हम लोग की ऐसी बात निकली कि सहिष्णुता का अंग्रेजी शब्द क्या है। मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, पर मैंने कहा कि इस पर बात करो, तो किसी ने बोला टॉलरेंस। मैंने कहा नहीं, टॉलरेंस नहीं हो सकता। हमने बहुत कोशिश की। मेरा एक डॉक्टर जब्बार, मेरा OSD है, वो बहुत अच्छी अंग्रेजी वाला ज्ञाता है। मैंने उससे बोला कि भाई तुम ढूंढो
2-3 घंटे के बाद सुनील भाई वो सहिष्णुता का कोई हिंदी शब्द नहीं अंग्रेजी शब्द नहीं ढूंढ पाया, और आखिरी में डॉक्टर जब्बार ने ही बोला कि भैया हो ही नहीं सकता, क्योंकि सहिष्णुता केवल हिंदुस्तान में ही होती है। देखिए, टॉलरेंस और सहिष्णुता में बहुत अंतर है। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस जो है वो मजबूरी में मैंने आपको सहन किया, और सहिष्णुता मैंने अपने मन से, अपने मस्तिष्क से, अपने भाव से आपको सहन किया। वो दोनों में बहुत अंतर है। बहुत खूबसूरत बात। मुझे लगता है कि सहिष्णुता केवल हिंदुस्तान में है, ये टॉलरेंस दुनिया में है। तो इसलिए हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो देखिए अद्वितीय है, उसको छोड़िए मत, उसको पकड़िए, बहुत आनंद आएगा। किसी दार्शनिक ने भी कहा है कि स्वस्थ जो हमारा शब्द है और हेल्थ जो उसका अनुवाद है, स्वस्थ यानी जिसका स्व उसके केंद्र में स्थित हो, वो स्वस्थ है। यानी मन और तन, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का समन्वय स्वस्थ है। लेकिन अंग्रेजी में आप ढूंढेंगे तो हेल्थ उसको कितना कॉम्प्लीमेंट करता है मुझे नहीं पता। सर, आखिरी सवाल छोटा सा, फिर आपकी फ्लाइट है। मध्य प्रदेश में भी बाजे गाजे के साथ, डंके के साथ, गुजरात की धमक है, पड़ोसी राज्य है, कितने आश्वस्त हैं आप मध्य प्रदेश में? नहीं, 100% मध्य प्रदेश में फिर से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और देखिए, मोदी जी ने जो डबल इंजन की सरकार का फॉर्मूला स्थापित किया है वो गुजरात ने माना है। मैं गुजरात में था लगभग 1 महीने, और शरद जी, मुझे इस बात को कहते हुए बहुत प्रसन्नता है, और ये हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा भी देता है कि कोई व्यक्ति यदि ईमानदारी से काम करता है, शिद्दत से काम करता है, राजनीति को अपना मिशन बनाता है, किसी पद पर, चाहे वो मुख्यमंत्री के पद पर हो या प्रधानमंत्री के पद पर हो, तो वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए निर्णय नहीं लेता, बल्कि देश के लिए लाभ के लिए काम करता है। जो व्यक्ति राजनीति नहीं राष्ट्र नीति करता है उसको ऐसा पूजा जाता है। जो देखिए, हम 156 आए, और ये मोदी जी की जीत है। मोदी जी की जो स्वीकारोक्ति है समाज के हर वर्ग में है, लोग मानते हैं। देखिए, वहां पर मैं इस लोकतंत्र में एक बड़ी दिक्कत आ गई, जो ये आजकल शॉर्ट कट वाली राजनीति आ गई, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, उसको लेकर लगता था गुजरात में क्या होगा, पर गुजरात की जनता ने बोला कि नहीं, हमारा नेता जो है उसने इस देश को बनाने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से गुजरात की धमक, गुजरात की लहर, गुजरात की आंधी जो मोदी जी की है वो मध्य प्रदेश में होगी, कमल खिलेगा, हमारी सरकार बनेगी। और देखो, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, फिर मौका मिलना ही चाहिए। आप नहीं चाहते हो क्या? जी नहीं, मैं तो पूरी शुभकामनाएं दे रहा हूं आपको भी दे रहा हूं, और आपके प्रतिद्वंदियों को मुझे लगता है सदन भी यही चाहता है, नहीं चाहता है, ये देखिए। लेकिन लोकतंत्र में मजबूती रहे, आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि आपके साथ दौड़ने वाली जो पार्टी है लोकतंत्र के लिए, वो भी मजबूत रहे। नहीं, तो उसका उसके सफाई की बात मत करिए। नहीं, मैं फिर बोलूंगा, मैं फिर निवेदन करूंगा, निश्चित रूप से आदर्श लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसमें सशक्त विपक्ष होना चाहिए, पर ऐसा विपक्ष नहीं होना चाहिए जो इस तरह की यात्रा निकालता हो। ये जरूर ध्यान रखिए कि क्या दिक्कत है उस यात्रा में। नहीं, उस यात्रा में, जिस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वो यात्रा, ये देखिए, ये इस हिंदुस्तान की कमजोरी है। आप ध्यान रखिए, ये यहां पर हम कमजोर है। मैं जहां अपनी खूबी बता रहा था, वहां हिंदुस्तान की कमजोरी भी है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं, मुझे लगता है वो यात्रा 1 किलोमीटर दूर जनता को नहीं चलने देनी थी। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कोई लड़की लगाती, उसको गले लगाएंगे हम वीर सावरकर जैसे महापुरुष, जिसने, आप सोच सकते हो, वीर साहब, मुझे लगता है कितना दुर्भाग्य है ऐसे क्रांतिकारियों का, जिन पर ऐसे लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, महाराष्ट्र की धरती पर लगा रहे हैं। वीर सावरकर का पूरा परिवार काला पानी, अभी तक मुझे नहीं, मैं उन नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता जो यात्रा निकाल रहे हैं, पर वो कभी गए नहीं होंगे उस सेल्युलर जेल में, वहां की प्रताड़ना उन्होंने सोची नहीं होगी। मुझे लगता है कि जिस यात्रा में वीर सावरकर का अपमान हो जाए, वो यात्रा इस देश में चल रही है। मैं ये विचार के रूप के, विचारधारा के भिन्नता के कारण नहीं बोल रहा, मैं इस देश के नागरिक होने के नाते बोल रहा हूं। ये बड़ा मामला है शरद जी। तो इसलिए विपक्ष हो, पर विपक्ष सजग हो, विपक्ष सजग हो, विपक्ष सकारात्मक हो, विपक्ष जागरूक हो, विपक्ष इस देश के लिए काम करे। अब यदि हम एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो क्या ये होना चाहिए? क्या ये मोदी जी की बुराई के लिए हम सेना की बुराई करेंगे? कल चीन के साथ जो हमारे सैनिकों ने जो ताकत दिखाई, जो दृढ़ता दिखाई,
यदि उस पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूं तो ऐसा विपक्ष मुझे नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति, ऐसा विश्वास सारंग भी है तो उसको मैं बाहर निकाल दूंगा। सेना, सैनिक और ये देश, इससे बड़ा कुछ नहीं है। पार्टी भी नहीं है, राजनीति भी नहीं है। निश्चित तौर पर, और ये अधिकार आपका भी है जितना कांग्रेस का है कि आप जो आपको लगता है कि आलोचना का विषय है वो आप उनसे कहें, और अगर उनको भी ठीक लगता है तो वो अपने को बेहतर करें, और उनकी तरफ से भी जो चीजें कही जाती हैं अगर वो आपको ठीक लगती हैं तो आपको भी बेहतर करना चाहिए। और यही हमारा लोकतंत्र है सर। बहुत मजा आया, आपकी जो फ्लो है, बात करने का तरीका है। एक इंजीनियर अपने विभाग में बहुत सारे आप नवाचारी प्रयोग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्दी आ रहा है, इंक्यूबेशन आ गया। हमने रेटिनोपैथी पर काम कर लिया है, हमने गूगल के साथ MOU कर लिया है। हम AI से हम अब रेटिनोपैथी का इलाज करेंगे। हम उसका जो उसकी जो शुरुआत होती है उसका पूरा हम काम करेंगे। हमने कर लिया गूगल के साथ MOU। हमारे साथ डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी हैं, काफी काम मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये करते हैं। तो हम सत्यकांत यहाँ पर बैठे हुए हैं। देश में सबसे पहले आत्महत्या निरोधक का पॉलिसी आए, तो उसको लेकर हमने और इन्होंने काम किया, और हमें बहुत प्रसन्नता है कि देश ने उसको अडॉप्ट किया है। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रेटेजी हम लेके आए। शरद जी, हम बहुत काम कर रहे हैं। अब आप थोड़ा कम देखते हो हमें। नहीं सर, हम बहुत काम कर रहे हैं। मैं आपके साथ बराबर, मुझे समझ आ गई ये बात, क्योंकि हिंदी में आपने 4 महीने में जो काम किया है। और शरद जी, एक बात और मैं बोलना चाहता हूं कि हमने केवल इस पर, हिंदी पर ही काम नहीं किया। हमें NMC ने एक विंडो दी कि राज्य सरकार फर्स्ट ईयर का जो फाउंडेशन कोर्स है उसको डिजाइन कर सकती, बाकी तो जो कैरिकुलम है वो NMC का ही है। तो उसको जब मैंने स्टडी किया, पढ़ा, तो उसमें वैल्यू, मूल्य आधारित शिक्षा की बात कहीं लिखी हुई थी। तो मैंने ऐसा विचार किया कि हम हमारे डॉक्टर्स को केवल डॉक्टर नहीं बनाना चाहते, हम जिम्मेदार डॉक्टर बनाना चाहते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि वो महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन में वो कुछ किया जिससे समाज को बहुत कुछ मिला है। तो हमने एक फाउंडेशन कोर्स डिजाइन किया है जो हम इस साल से हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाने वाले हैं। हम उसमें डॉक्टर हेडगेवार को पढ़ाएंगे। आप कहोगे भगवाकरण है, भगवाकरण नहीं, डॉक्टर हेडगेवार MBBS डॉक्टर थे और समाज में उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनाया। तो हमारे डॉक्टर को ये पता लगना चाहिए कि उसमें लीडरशिप की कैसे क्षमता आए। हम उसमें डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा रहे हैं, हम उसमें सुश्रुत को पढ़ा रहे हैं, हम उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ा रहे हैं, हम उसमें हमारे दीनदयाल जी को पढ़ा रहे हैं, हम उसमें गांधी को पढ़ा रहे हैं। उसके पीछे का हमारा उद्देश्य है कि हमारा डॉक्टर समाज के प्रति उत्तरदायी बने। और ये सब CBC बेस्ड है। डॉक्टर साहब वगैरह बैठे हुए हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई है वो CBC बेस्ड है। तो हमने ये जो फाउंडेशन कोर्स बनाया ये भी CBC है। बिल्कुल सर, ठीक बात है, और मैं आपसे सहमत हूं इस मामले में कि जो हमारे महापुरुष हैं, मान बिंदु हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, आप उनको कांग्रेस और बीजेपी से उनकी संबद्धता की वजह से उनके मूल्यांकन को लेकर आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा सा पीछे हटे। क्योंकि न हेडगेवार जी का मूल्यांकन इसलिए कम करिए कि वो बीजेपी से जुड़े हैं, ना नेहरू जी को इसलिए कम करिए कि वो कांग्रेस से जुड़े हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा, ये विषय भी नहीं है। पर नेहरू जी पर एक दिन आप बहस करो ना मुझसे। मैं आपके साथ बैठता हूं, मैं बिल्कुल आपके साथ बैठूंगा। मैं चाहता हूं, देखिए मैं फिर कहता हूं, आपने थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर दिया। जाते जाते आपने, मुझे लग रहा था चर्चा करूंगा, मुझे लगता है इस चर्चा के आखिरी में आप मुझे मीठा मीठा डेजर्ट खिलाते, पर मेरे जाते जाते आपने हेडगेवार जी का कहीं कंपैरिजन नहीं है। नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, और मैं क्योंकि मुझे मौका मिला है और नेता को मौका को छोड़ना नहीं चाहिए। तो नेहरू जी ने जो किया उसको हम अभी तक, देखिए, हम उससे प्रताड़ित हैं, ये देश प्रताड़ित है। मैं फिर कहूंगा, एक बार मैंने कुछ नेहरू जी पे कहा था, आप सब चैनल वालों ने मेरे गोला बना दिया था, मुझे बड़ा ट्रोल किया गया था, पर मैं बहस करने को तैयार हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा लिख नहीं सकता हूं, पर नेहरू जी की जो गलतियां हैं इस देश को के लिए, मैं उनको एक संकलित करके लिखने का प्रयास जरूर कर रहा हूं। मैं नेहरू जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री, मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। परंतु देखिए, लोकतंत्र में ये जरूर होना चाहिए कि किसी सरकार ने यदि गलती की है तो हम जरूर उसके बारे में विचार करें। कहा जाता है लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई, और वो कुछ हुआ जो कश्मीर हमें दिख रहा है। कश्मीर क्यों जल रहा है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा।
इस देश में आपके बहुत साथ सारी एक चर्चा इस पर एक होगी। चर्चा केवल नेहरू जी पर होगी। बिल्कुल, सिर्फ नेहरू जी पर केंद्रित एक चर्चा होगी। और विश्वास जी ने जो बहुत गंभीर बात की है, कहते हैं लिख नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है लिगेसी है लिखना और बोलना। बाबूजी स्वर्गीय कैलाश सारंग जी को जिन्होंने सुना है उनको प्रणाम है। वो जिस तरह की वक्तृत्व कला के धनी थे, वही विरासत विश्वास जी के पास है। ये बोलते जितना धारावाहिक है उतना बेहतर लिख सकते हैं। और जिस देश में ईश्वर की आलोचना भी निंदनीय नहीं मानी गई है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, वहां की लोकतंत्र, वहां की गरिमा, इसलिए चाहे महापुरुष हो, मैं उसको इसी को सहिष्णुता कहते हैं। इसी को वाह वाह, बहुत बहुत खूबसूरत बात कही सहिष्णुता को आपने। परिभाषित कर दिया। बहुत यही सहिष्णुता यही है सहिष्णुता कि इस देश में तो दोनों तीनों चीजें हुई ना जी। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास दास मलूका मलूका कह कहे गए गए सबके दाता राम जी। ये भी हुआ है। और भगवान को दूसरे स्थान पर चार वाक कहते हैं कि ऋण लेकर घी पियो, कंबल ओढ़ो और घी पियो। तो देखिए ये देश की खूबी है, इसी को तो सहिष्णुता कहते हैं। सर बहुत मजा आया। अगर आज आपकी फ्लाइट नहीं होती तो शायद हमारी डिबेट भी हो जाती है उस पर। चलिए यदि लाइव पे हाँ सर, लाइव है ये जी। चलिए, तो बहुत धन्यवाद विश्वास जी। सर मैं चाहूंगा टीम से स्मृति चिन्ह हम सर को करके इनको, क्योंकि बहुत इनकी उदारता के लिए मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा इनको कि इतने सहज हैं कि इतनी व्यस्तता आपाधापी के बीच में। आइए सर जी, तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे माननीय अतिथि आइए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के लिए। सर बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस कार्यक्रम में आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और जिस तरह से बातचीत हो रही थी, मुझे लगता है कि मानवता की सेवा सर्वोपरि है। फिर चाहे डॉक्टर्स हों, हमारे पुलिस के जवान हों, हमारे सेना के जवान हों, और जिस तरह से राजनीति में भी कहा जाता है जनता की सेवा सर्वोपरि, वही मैसेज आज हमने देखा। और जिस तरह से मध्य प्रदेश ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है कि हम मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवा रहे हैं, तो ऐसे में आज की इस शाम को खास बनाने के लिए हम धन्यवाद देंगे हमारे माननीय अतिथि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी को। जोरदार तालियां हो जाएं।